बस्ती में एक मकान में भीषण आग लगी, जिसमें देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। यह आग अमृतलाल के मकान में लगी थी, जिसके बाद यह आग कई घरों तक फैल गई। लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर के बाद भी नहीं पहुंची और आग की यह घटना किशुनपुर गांव की है। तो आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस्ती की यह घटना जहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीण आग पर खुद ही बुझाने की कवायद करते नजर आए, क्योंकि आग लगने के कई घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। उधर फतेहपुर के सदरा कोतवाली इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें नकदी सहित 20 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना देने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो सदर कोतवाली इलाके का पूरा मामला, प्लास्टिक गोदाम में आगजनी, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। तो धू धू कर जल उठा गोदाम। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की तेज लपटें और उससे भी ज्यादा धुएं का गुबार आसमान में उठता दिख रहा है। तो सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला, जहां भीषण आग लगी प्लास्टिक के गोदाम में, जिससे लाखों का नुकसान हुआ, नकदी भी जली। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एलडीए में संयुक्त सचिव को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, धीरेन्द्र मोहन कटियार को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, उनको मूल विभाग नगर विकास में वापस भेजा गया। गोमती नगर विस्तार, बल्क सेल जैसे अहम विभाग देख रहे थे वो। तो डीएम और एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की एलडीए में संयुक्त सचिव को हटाया गया। धीरेन्द्र मोहन कटियार को हटाया गया, उनको मूल विभाग नगर विकास में वापस भेजा गया है। वहीं श्रावस्ती में अलग अलग जगहों पर गेहूं के खेत में आग लगने की करीब 400 बीघे फसल जल गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान आग बुझा रहे 2 किसान भी बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। ये आग सोनवा थाना क्षेत्र के गांव में लगी। 400 बीघा गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रावस्ती जिले से ये सामने आई है, जहां आग बुझाने के दौरान 2 किसान भी झुलस गए। इधर फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के नोनिया नगला में रमन्ना गुलजार बाग के वन विभाग के सैकड़ों बीघा के जंगल भी भीषण आग की चपेट में आ गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने ग्रामीणों के सहयोग से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो आग जंगल के बीच से निकली रोड और को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जंगल में भी पहुंच गई और जंगल में भीषण आग को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों में दहशत खड़ी हो गई। वहीं रामपुर में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग ने किस तरह से दुकान को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। दुकान का नाम प्रेम स्वीट्स है और आग की यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मिस्टनगंज की है। दमकल की 2 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। चलिए बात अब कोरोना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 3290 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 1041 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिनमें अकेले 6 मरीज लखनऊ के हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 16,496 हो गई है। इनमें 5,408 एक्टिव केस लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे की बात करें, 3,290 नए मामले प्रदेश में कोरोना के सामने आए।
होली का एक मेजर त्यौहार होता है। इस त्यौहार में बाहर से दूसरे स्टेट से या विदेशों से लोग आए तो उससे संक्रमण जो है वो फैला काफ़ी। तो उसके लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ टेस्ट अपने पहले की तरह 1.5 लाख के करीब फिर से कर दिए हैं। और इस बार हम लोग ने ये कहा है कि जो भी पॉजिटिव केस होगा तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोग पहले ये करते थे कि जो सिम्टोमेटिक होते थे उनका RT-PCR करते थे, बाकी लोगों का हम लोग एंटीजन टेस्ट करते थे। अब जो भी कॉन्टैक्ट होगा उनका RT-PCR टेस्ट ही किया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जिस तेजी से कोविड के मामले आ रहे हैं वो एक बार फिर से 2020 के उस वक्त की याद दिला रहे हैं जिस समय कोरोना प्रदेश में चरम पर था, पीक पर था। राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने कोरोना के मामले हैं उनमें 30% से ज़्यादा मामले राजधानी लखनऊ में सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे सिर्फ कोरोना के मामले ही नहीं बल्कि कोरोना पेशेंट्स की मौत के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चुनौती भी। लगातार स्वास्थ्य विभाग अब अस्पतालों में बेड्स को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही जो ज़रूरी इससे उपकरण हैं, PPE किट, इन सब की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो जो कोविड वैक्सीनेशन का काम है उसको भी तेज किया जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी जो पात्र लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वैक्सीन को लगाकर इस कोरोना के संक्रमण में बचाया जा सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। वहीं प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ कोविड वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। आज अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने अपनी पत्नी वंदना सहगल के साथ सिविल अस्पताल पहुंचकर कोविड की वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, IAS L वेंकटेश्वर लू और IAS मनोज कुमार ने भी कोविड की वैक्सीनेशन ली। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। सिविल अस्पताल पहुंचे अपनी पत्नी वंदना सहगल के साथ और यहां पर उन्होंने कोविड की वैक्सीन की डोज ली है। हमारे साथ में समय नवनीत सहगल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहली डोज ली है आज आपने वैक्सीन की, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? देखिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने एक मानक तय किया है 45 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीनेशन कराने का। तो सभी को मेरा अनुरोध है, अपील है, सभी जो भी इसमें पात्र हैं 45 साल से जो लोग हैं अपने कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं और नज़दीकी जो भी सरकारी अस्पताल है या उनको निजी अस्पताल जहां भी उनको सूट करता है वहां जाकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इस महामारी पे नियंत्रण करने के लिए सरकार का साथ दें और वैक्सीनेशन कराएं। सरकार ने सभी सहूलतें वैक्सीनेशन की दे रखी हैं और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल भी है, कभी भी आप घर बैठे हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतें। नवनीत सहगल जी को और वंदना सहगल जी को जिन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए और जहां तक बात है केसेस बढ़ने की तो उसको लेकर साफ तौर पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने ये कहा कि लगातार सरकार जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा रही है, सैंपल्स ज़्यादा लिए जा रहे हैं इसलिए केस ज़्यादा आ रहे हैं और जल्द से जल्द अगर लोग भी सहयोग करें तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। वहीं बाराबंकी एसपी के निर्देश पर मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में 3 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। एम्बुलेंस मिस्ट्री की हकीकत जानने के लिए टीमें मऊ के लिए रवाना हुई हैं। टीम इस मामले में डॉक्टर अलका राय से भी पूछताछ करेगी जब क्योंकि पंजाब के रोपड़ जेल से पेशी के लिए जाते समय इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल जिस एम्बुलेंस का मुख्तार इस्तेमाल कर रहा था वो मऊ की डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू की जिसमें जिस पते पर एम्बुलेंस का पंजीकरण था वो सब फर्जी निकला है। अब मामले की हकीकत जानने के लिए एक टीम मऊ रवाना की गई है जबकि एक टीम पंजाब में मामले की जांच के लिए भेजी गई है। वहीं यूपीएसटीएफ ने पीएफआई कमांडर रऊफ शरीफ सहित अब तक गिरफ्तार किए गए 8 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मथुरा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसटीएफ ने रऊफ शरीफ सहित 8 पीएफआई सदस्यों पर लगे आरोपों की पुष्टि की है जिनमें हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग की जांच भी शामिल है। इस दौरान पीएफआई के रऊफ शरीफ, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद आलम,
सिद्दीक कप्पन और कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि लखनऊ जेल में बंद फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। अब इस मामले में 1 मई 2021 को अगली सुनवाई होगी। जो वर्तमान जो स्थिति थी, इसमें 8 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 5 लोग जिला कारागार मथुरा से तलब होकर आए थे और 2 लोग जो लखनऊ वाले थे वो किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर 8 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया और कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसमें अगली तारीख 1/5/2021 नियत की गई है। जो अभी दानिश था, जो इस अभी किसी जेल में गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा समन जारी किए गए। वहीं यूपी एसटीएफ ने मनसे नेता और आरटीआई कार्यकर्ता जमील अहमद शेख के कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनसे नेता की हत्या बीते साल नवंबर में महाराष्ट्र के राबोडी थाना क्षेत्र में की गई थी और हत्या की वारदात के बाद से फरार मुख्य आरोपी इरफान को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने एनसीपी नेता के कहने पर जमील की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके लिए हत्या आरोपी को 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मनसे नेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में नवंबर 2020 में की गई थी हत्या आरोपी को एनसीपी नेता ने दी थी सुपारी। वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। टीवी स्क्रीन पर 3 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। पहली तस्वीर हापुड़ देहात की है, जहां 130 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। बाजार में इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। साथ ही 5 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। यह अवैध शराब भारतीय जन औषधि परियोजना वाली कोविड-19 लिखी गाड़ी पर लदी थी। दूसरी तस्वीर बहराइच से सामने आई, जहां 250 लीटर अवैध कच्ची शराब के अलावा 1000 लीटर लहन भी बरामद हुआ। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से देसी तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब और उसे बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर बस्ती जिले से, जहां अंधविश्वास के कारण एक 70 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा मामला कलबारी थाना इलाके के सिंगी गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले आरोपी गंगाराम के मुताबिक मृतक महिला ने झाड़ू फूंक कर उसके घर में भूत भेज दिए थे और इसी वजह से उसने लोहे की रॉड से पीट कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हत्या के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो 70 साल की महिला की पीट कर हत्या की गई। दोपहर 12:40 पर ग्राम सिंगही थाना कलवारी में रहने वाली गायत्री देवी को उनके सगे भतीजे गंगाराम के द्वारा झाड़ फूंक की बात पर गुस्सा होकर के इंगल से गर्दन पर प्रहार करके जान से मार दिया गया। इस संबंध में थाना कलवारी की पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर गायत्री देवी के शव को कब्जे में लिया और अभियुक्त गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया है और आला कत्ल इंगल बरामद कर लिया है। जो अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हो गया है, शीघ्र ही इसमें मृतका के परिजनों से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। उधर औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस बार बदमाशों ने कोतवाली इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा को निशाना बनाया। बदमाशों ने बैंक के पीछे की दीवार काटकर सेंध लगाई और बैंक के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि बदमाश लूट के इरादे को कामयाब नहीं बना पाए। सेंधमारी का खुलासा सुबह बैंक कर्मियों के ऑफिस पहुंचने पर हुआ, जब उन्होंने बैंक के पीछे की दीवार में बड़ा छेद देखा। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे बैंक की छानबीन कराई, जिसमें किसी तरह की लूट का कोई संकेत नहीं मिला है, जिससे माना जा रहा है बदमाश किसी कारण से बैंक लूटने में नाकाम रहे। अब पुलिस बदमाशों की तफ्तीश में जुट गई है। एसपी के मुताबिक पुलिस गश्त के कारण बदमाश लूट नहीं कर पाए। और अब खबर गोरखपुर से, जहां संपत्ति के लालच में भाई भतीजों ने एक साधु की हत्या कर दी और मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव का है, जहां 55 साल के साधु परोरा गुप्ता घर में सो रहे थे और तभी उनकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि साधु का जीवन जीने वाले परोरा गुप्ता 35 साल के बाद घर वापस लौटे थे और अपने हिस्से का खेत और संपत्ति बेचना चाहते थे और ये सब उनके भाई भतीजों को नागवार गुजरा और हत्या कर वो फरार हो गए। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है।
वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां भैयामल गांव में एक किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। साथ ही राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर में खुद पर हुए हमले का भी जिक्र किया। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मथुरा से फोन आया था, अभी जब हम आने लग रहे उन्हें कहा ये ट्रैक्टर लेके हम कोसी कला पे खड़े अनाज ले रहे, उसमें हमको जाने नहीं देते हरियाणा में। मगर भाई टेंट लाओ, धरना शुरू करो भाई। अब तो जहां रोके कुछ नहीं करने की जरूरत, टेंट साथ में रखो, धरना लंगर भंडारे का सामान अपना गैस का गैस चूल्हा रखो। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची हुई जारी। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जारी की प्रत्याशियों की सूची। तो 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया कांग्रेस ने। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। यूपी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जारी की। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जारी की सूची। 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। वहीं दिल्ली में 2 दिवसीय अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है। फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आईआईसीसी के सभागार में हुआ। ज्यूरी पैनल में हॉलीवुड, हॉलैंड, यूके, जर्मनी, बॉलीवुड और अन्य भाग लेने वाले देशों की फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। फिल्म महोत्सव में 70 से अधिक देशों से 400 फिल्में स्पर्धा के लिए आई हैं, जिनमें से 32 सर्वश्रेष्ठ चयनित फिल्मों का प्रदर्शन 2 दिन में किया जाएगा। इनमें ऑस्कर विजेता फिल्म भी शामिल है। आयोजन का एक ऑनलाइन संस्करण भी होगा, जो कि अमेरिकी कंपनी फिल्मोक्रेसी के जरिए 3 से 10 अप्रैल तक स्ट्रीम होगा। खबर लखनऊ से, जहां नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोमती के घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जलकुंभी की चादर से ढकी गोमती नदी को देखकर मंत्रियों ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई और 1 हफ्ते के अंदर जलकुंभी की सफाई के निर्देश दिए। इसके अलावा गोमती में गिरने वाले नालों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। सभी नालों को बायो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट से नदी में सम्मिलित करने के लिए कहा गया। वहीं कानपुर शहर में मेट्रो का काम अब तेज रफ्तार से चल रहा है। कानपुर दौरे पर आए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने कहा कि 31 नवंबर तक ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और इस दौरान उन्होंने पॉलीटेक्निक में बने मेट्रो डिपो का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही मेट्रो अधिकारियों के साथ कल्याणपुर में बने कास्टिंग यार्ड में समीक्षा बैठक की। यहां आने वाले दिनों में फीडर सर्विस का सर्वे भी शुरू होगा, जिनमें 50 सिटी बसों को सर्विस से जोड़ा जाएगा, जिसमें मेट्रो निर्माण के दौरान आ रही ट्रैफिक समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। 2019 के नवंबर में इस परियोजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और आप देखिए अभी 1 साल 4 महीने हुए हैं और आपको कितनी ज़्यादा प्रगति दिख रही है। तो बाकी मेट्रो तो लगभग अब सभी देश के मेजर सिटीज़ में बन रही हैं, लेकिन यहाँ जो कानपुर में जो प्रगति रही है वो वाकई बहुत अच्छी रही है। वहीं बलरामपुर में बीते दिनों हुई 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात को अंजाम मासूम के पिता नहीं दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने पैसों के लालच में अपनी बेटी की हत्या कर दी। दरअसल वो एक जमीन का सौदा कर रहा था, जिसकी कीमत तय होने के बाद उसके मन में ज्यादा रुपयों का लालच आ गया, जिसको लेकर उसने खरीदारों से और रुपए मांगे। जब रुपए नहीं मिले तो हत्यारोपी पिता ने अपनी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसके कत्ल के आरोप में 2 खरीदारों के नाम केस दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस की जांच में हत्यारोपी के पिता की साजिशों का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी पर बने पुल के एक पिलर में बड़ी दरार आ गई है। बावजूद इसके प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा और पुल के ऊपर से बेधड़क भारी वाहनों का आवागमन जारी है। 150 साल पुराने इस पुल की पहले भी कई बार मरम्मत हो चुकी है। इस बार पुल के पिलर संख्या 10 में बड़ी दरार देखने को मिली है। यह पुल डबल स्टोरी बना हुआ है और जिस पर ऊपर से भारी वाहन गुजरते हैं जबकि नीचे से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है। लेकिन पुल में बड़ी दरार देखने के बावजूद सेतु निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी बेसुध हैं।